बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 2 और अब तक हमने विभव के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्याय 1 में पढ़ रखा था। और आज हम क्या करेंगे, दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। तो हेडिंग डालिए आप, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। ये अपने आप कॉपी में नोट डाउन करें। मुझे आशा ही नहीं, आप लोगों से उम्मीद है कॉपी पेन लेके आप अवश्य बैठे हुए हैं, जिससे साथ के साथ आप इसको नोट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव में संबंध। विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको सूत्र याद होना चाहिए और विद्युत विभव का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने समविभव पृष्ठ की भी परिकल्पना कर ली थी, हमने समविभव पृष्ठ को भी पढ़ लिया था और उसके कुछ गुणधर्म भी देखे थे, वो यहाँ काम आएगा। समविभव पृष्ठ क्या था? समविभव पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पे क्या हो रहा था, विभव समान आ रहे थे, यानी दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या था, शून्य था। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कैसा था, शून्य था। साथ में आपने ये भी देखा था कि जो विद्युत क्षेत्र था वो क्या था, पृष्ठ के लंबवत था। विद्युत क्षेत्र कैसा था, पृष्ठ के लंबवत था। और आपने वहाँ ये भी सुना था कि दो समविभव पृष्ठ या तल एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। और हमने एक गुणधर्म की और बात की थी कि चालक का जो पृष्ठ होता है वो क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। तो ये सारे के सारे चीज़ यहाँ पे काम आने वाला है। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा तो एक बार आप उस पिछले वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो समविभव पृष्ठ ले लिए। मेरे पास क्या है, दो समविभव पृष्ठ हैं। पहला ये v है और दूसरा मैंने क्या किया, v माइनस डी ले लिया। भाई एक ये ले लिया v और ये ले लिया v माइनस डी। तो अपन इस चीज़ को लिख भी देंगे। लिखना आपको आता है, चित्र बना के आप अपनी भाषा में लिखें तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है, आप इससे भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, माना दो समविभव पृष्ठ है, ठीक है, ये रहा और ये रहा। इनके विभव कितने मान लिए, एक का मैंने v माइनस डी मान लिया, दूसरे का कितना ले लिया, v ले लिया। अब बताइए, रुकिए यहाँ पे थोड़ा सा कम और ज़्यादा की बात करूँ, किसका विभव कम है, v माइनस डी, थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, है ना। तो इसका तो क्या हो गया, इसका तो कम है, विभव इसका क्या है, कम है, और इसका क्या है, उसकी तुलना में ज़्यादा है। समझ गए बात को, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों पृष्ठों पे, एक पे तो a बिंदु ले लिया, दूसरे पे b ले लिया। यानी इस पे तो मैंने क्या किया, ये a बिंदु ले लिया कहीं पे भी, ठीक है, और दूसरे पे क्या किया मैंने, b बिंदु ले लिया। ये a और ये अपने पास क्या क्या, b बिंदु आ गया, ठीक है। तो हमने a और b बिंदु ले लिया। अब देखिए, जब आपने a और b बिंदु ले लिया तो a पर विभव कितना होगा, चूंकि ऊपर वाला पृष्ठ क्या है, समविभव है ना। तो यहाँ पे मैं कहीं पे भी ले लूँ बिंदु तो उस पर पृष्ठ पे किसी भी बिंदु पे लूँ तो विभव क्या होगा, समान आएगा। तो ये जो मेरा a है ना, इस पे कितना होगा, ये होगा v माइनस डी। तो a बिंदु पे मेरा विभव होगा v माइनस डी, और ऐसे b बिंदु पे विभव कितना होगा, v होगा, क्योंकि पूरे पे v है। यहाँ कहीं भी बिंदु कहीं भी हो, ये होगा। अब मैंने क्या किया, ये भी मान लिया a से b तक की जो लंबवत दूरी है, ध्यान देना, a से b तक की लंबवत दूरी यानी सीधी दूरी कितनी मान ली मैंने, dr मान रखी है। इनके मध्य की लंबवत दूरी कितनी मान रखी है, dr मान रखी है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा बोल देता हूँ, मेरे पास दो समविभव पृष्ठ हैं, एक ऊपर रखा हुआ है, एक नीचे रखा हुआ है, कैसे भी रखा जा सकता है ना। इसका विभव मैंने v माना है और ऊपर वाले का मैंने क्या किया, v माइनस डी माना है, ठीक है। किताबों में v प्लस डी रखा है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी कर सकते हो, है ना, आपके हिसाब से कर सकते हो। इन पे मैंने दो बिंदु ले लिए, एक पे a ले लिया, दूसरे पे b भी ले लिया। समविभव पृष्ठ है, इसलिए b पे जो विभव होगा v होगा और a पे जो विभव होगा वो कितना होगा, v माइनस डी होगा। इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है मैंने क्या कर ली, dr ले ली। अब मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको बताया, समविभव पृष्ठ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, लंबवत होता है। क्या होता है, लंबवत होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, लंबवत होगा। लेकिन लंबवत में भी अपने पास एक कन्फ्यूजन आ गया कि लंबवत कौन सा, ये वाला या फिर ये वाला। भाई ये कन्फ्यूजन आ गया, लंबवत तो दोनों ही है, तल के ऊपर निकलता हुआ या तल के नीचे निकलता हुआ। तो हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे और वहाँ पे आपको मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, कि विभव जहाँ पर कम होता है, विभव जहाँ पे कम होता है उधर की ओर ही क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जिधर कम होता जाता है ना, डिक्रीजिंग के साइड क्या होगा, ये विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र की दिशा जाती है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो ज़्यादा है, ये क्या है, कम है, ऊपर वाला कम है ना, इसलिए इसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की ओर जाएगी। दिशा कैसी होगी, ऊपर की ओर जाएगी।
तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ये जो दिशा होगी क्या होगी, ये वाली सही है, ये दिशा क्या है, ऊपर की ओर जाएगी। तो यहाँ इसलिए मैंने इसकी दिशा क्या कर रखी है, ऊपर की ओर बना रखी है। समझ गए बात को, ये दिशा भी क्लियर हो गया भाई। इतना तो क्लियर था ही आपका कि पृष्ठ के लंबवत होती है, तो पृष्ठ के लंबवत किधर, ऊपर या नीचे, ये भी क्लियर कर लिया, किधर जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो कुछ हल करें हम इसमें। ये चीज़ें वही लिखी हुई है कि हम जानते हैं, आप चाहें तो कॉपी में इस चीज़ को लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। और अभी जो मैंने चीज़ें बताई है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, कम, ठीक है, ज़्यादा से कम की ओर चलता है। इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल 2.3 भी कराया था, तो उसको भी देख सकते हैं, है ना, उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी ये चीज़ समझाया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, एक एकांक धनावेश, एकांक धनावेश मेरा कहाँ है, बिंदु ए पे रख देते हैं। ठीक है, और उसको क्या करूँगा, बिंदु ए पे रख के उस एकांक धनावेश को ए से मैं कहाँ तक लाऊंगा, बी तक लाऊंगा। ऐसा करने से क्या होगा, कार्य निकलेगा, है ना। तो मैं यही काम कर रहा हूँ कि एकांक धनावेश को कहाँ रख दिया मैंने, बिंदु ए पे रख दिए। जब मैं एकांक धनावेश को बिंदु ए पे रखूंगा तो उसमें क्या होगा, बल कार्य करेगा, करेगा ना, विद्युत क्षेत्र तो है वहाँ पे, तो विद्युत क्षेत्र से बल कार्य करेगा। और ये सूत्र आपको पता ही है, F बराबर क्या होता है, क्यू ई होता है। क्यू का मान कितना ले रहे हो आप, एकांक धनावेश बोल रहे हो ना, तो क्यू का मान कितना, 1। और जब आपने क्यू का मान 1 लिया तो F बराबर कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र ऊपर वाला बल लगेगा। क्लियर यहाँ तक, समझ गए बात को, ये बात समझना जरूरी है। अब देखिए मैं चित्र में वापस लेके जाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो आवेश है ना उसको नीचे लाने की कोशिश करूँगा। कैसे कैसे, धीरे धीरे। कैसे लाऊंगा, धीरे धीरे लाऊंगा। अब जब धीरे धीरे लाऊंगा तो बल तो क्या हो गया, ऊपर की ओर है, और विस्थापन क्या हो रहा है, नीचे की ओर है। बल ऊपर की ओर है, विस्थापन कैसा हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। तो क्या होगा भाई, ऊपर और नीचे अगर इन दोनों के बीच का मैं एंगल पूछूं आपसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बताओगे, 180 डिग्री बताओगे। ये बताओगे ना 180 डिग्री, तो कोस 180 का मान रख के अपन हल कर सकते हैं। तो देखिए इसे, वही चीज़ है। अब इस एकांक धनावेश को क्या कर रहे हैं हम, बिंदु ए से बी तक धीरे धीरे लाते हैं। धीरे धीरे क्यों लाते हैं आपको बताया हुआ है ना। तो इसके विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो गया, वही अपना फॉर्मूला एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, है ना। तो अब ये डी आर वेक्टर कर लेंगे। अब इसको खोलिए, ई वेक्टर डॉट डी आर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर खोलना आता है, ए बी कोस थीटा होता है। तो इसको मैंने ये खोल दिया। और 180 क्यों लिया, अभी मैंने बताया आपको क्यों लिया 180। भाई जो डी आर विस्थापन की दिशा तो नीचे की ओर है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ऊपर की ओर है। तो जब ऐसा हो रहा है, ये देखिए, तो इसका मतलब बीच का कोण कितना हो गया, तो बीच का कोण कितना हो गया, 180 डिग्री। बीच का कोण कितना हुआ, 180 डिग्री। ये काम की चीज़ है, यही चीज़ समझने की, काम की चीज़ है। तो मैंने 180 रख दिया। और कोस 180 डिग्री का मान आप सबको पता है कितना होता है, कोस 180, कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। ठीक है, कोस 180 का क्या होता है, -1। कोस 0 का मान 1 होता है, कोस 180 का मान -1 होता है, और कोस 90 का मान 0 होता है। कम से कम ये 3 मान तो आपको कंठस्थ होने चाहिए। समझ गए बात को। चलिए, तो -1 होता है, तो मेरे पास ये कार्य आ गया, है ना। उस परीक्षण धनावेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है, -EDR। कितना करना पड़ रहा है, माइनस का EDR। पिछले वाले को हमने समीकरण 1 दिया था, किसको, इसको, F बराबर E। इसको क्या किया, समीकरण 1 दिया था, और हमने यहाँ पे क्या किया था, F की जगह E, इसी वजह से काम में लिया था। जब समीकरण 1 दे चुका हूँ तो अब मुझे इसे क्या देना है, क्या दोगे आप इसको, समीकरण 2 दोगे। ठीक है, समीकरण 2 आ गई होगी समझ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट समीकरण 2 ही है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी दिशा देखनी आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस का EDR। इतना समझ गए तो आगे कंसेप्ट बहुत ईजी है। इतना समझ जाओगे तो आगे का कंसेप्ट क्या है, काफ़ी ईजी है। तो देखिए, वो जो कार्य था, है ना, जो कार्य कर रहे हो, तो विभवांतर के रूप में इसको लिख सकते हो आप। विभवांतर की परिभाषा पढ़ चुके हो कि किसी धनावेश को अनंत से किसी बिंदु पे लाने वाला कार्य जो होता है वो तो विभव होता है। और विभवांतर क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम किसी आवेश को उठा के रखते हैं, मतलब धीरे धीरे रखते हैं, तो किया गया कार्य क्या होता है, उनके विभवांतर के तुल्य होता है।
अपन ने ये पहले पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे वी बी माइनस वी ए क्या होगा, किया गया कार्य बटा आवेश। क्यों, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान 1 है, तो 1 रख दिया। तो अपने पास विभवांतर, दोनों बिंदुओं के मध्य का विभवांतर क्या आ जाएगा, वी बी माइनस वी ए आ जाएगा। दोनों बिंदुओं का विभवांतर क्या हो गया, वी बी माइनस वी ए किसके बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर। जो एकांक धनावेश है उसको क्या किया अपन ने, उस बिंदु से उठा के उस बिंदु तक रखा, तो किया गया कार्य के बराबर होगा। तो अब देखिए वी वी का मान है वी और वी ए का मान कितना था, वी माइनस डी वी, रख दिया। इसका हल करोगे तो देखिए वी से वी कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा भाई, ये प्लस हो जाएगा, ये तो पता ही है, वी माइनस, और ये लिखा हुआ है मेरे पास वी माइनस डी वी। इसको खोलूंगा तो ये आएगा, देखिए समझिए प्लस क्यों आया, और ये वी से वी क्या हो गया, कट गया। तो मेरे पास डी वी का जो मान है वो कितना आ गया, किए गए कार्य के बराबर आ गया, डब्ल्यू ए बी के बराबर आ गया। इसको दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, डब्ल्यू ए बी का मान रखना है, कहाँ से, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करूँगा, डब्ल्यू ए बी का मान रख दूंगा। डब्ल्यू ए बी यानी किया गया कार्य मेरा अभी आया था माइनस का ई डी आर, कितना आया था, माइनस का ई डी आर, बराबर आ गया मेरे पास डी वी। मुझे क्या निकालना है, ई निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। और ये देखिए विद्युत क्षेत्र आ गया और डी आर को उधर ले गया, तो आ गया माइनस का डी वी बट्टे में डी आर। तो देखिए संबंध आया क्या, ये तो ई हो गया और ये क्या हो गया, विभव हो गया। यही इसका संबंध है, यही क्या है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है। समझ गए, क्या होगा, ई बराबर माइनस का डी वी बटा डी आर। डी वी क्या है, विभव में परिवर्तन, विभव में क्या है, परिवर्तन है। हालांकि आप बीएससी वगैरह में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा पढ़ेंगे, डी वी बटा डी आर को हम विभव प्रवणता भी कहते हैं। डी वी बटा डी आर को विभव प्रवणता कहते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। ग्रेडियंट के बारे में और कर्ल के बारे में आप आगे की कक्षाओं में ज़्यादा पढ़ेंगे, है ना। यहाँ तो केवल आपको ये बात याद रखनी है कि डी वी बटा डी ए क्या होता है, ग्रेडियंट वी होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ई का मान वहाँ पे मैं क्या करूँ, डी वी बटा डी आर की जगह रख दूँ, तो ई को क्या बोलूँगा, माइनस का ग्रेडियंट वी बोलेंगे। ग्रेडियंट को जी आर ए डी लिखते हैं या फिर इससे भी लिख देते हैं, है ना, उल्टा डेल लिखा हुआ है ये, ठीक है, उल्टा डेल लिखा हुआ है, इससे भी बोल देते हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको हम डेल बोलते हैं। और ये क्या है, एक ऑपरेटर है, संकारक है। जैसे अवकलन में डी डी एक्स होता है वैसे ये भी है, लेकिन ये भी क्या है, एक संकारक है। इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में अपने को नहीं जाना। और ज़्यादा है तो ये वाला सूत्र भी अपने को याद करना पड़ेगा, कुछ न्यूमेरिकल पूछ ले सकते हैं आपसे। तो ये जो डेल होता है, संकारक होता है, वो क्या होता है, डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप होता है, ठीक है। डेल डेल एक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, एक्स के अलावा और कुछ है तो उसको क्या करना है, अचर मानना है। डेल डेल वाई का मतलब होता है वाई के सापेक्ष अवकलन करना है, बाकी चीज़ों को अचर मानना है। और डेल डेल जेड का मतलब भी वही है, जेड के सापेक्ष अवकलन करना है, बाकी को क्या करना है, अचर मानना है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें, ठीक है। चलिए, अगर ये याद है, अभी तक तो हमने क्या किया, दोनों की जो बिंदुओं की जो दूरी थी, लंबवत दूरी हमने कितनी मानी थी, आर मानी थी। अगर लंबवत दूरी नहीं हो अपने पास, वो जो अपन ने क्या माना, लंबवत दूरी मान ली थी सीधी, भाई चित्र में वापस लेके जाऊं तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो दूरी मानी थी मैंने, क्या मानी थी, यहाँ पे मैंने दूरी विद्युत क्षेत्र की दिशा में मान ली थी। भाई विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यूँ जा रही थी, उसी में हमने क्या किया, डिस्टेंस ले लिया, तो बड़े आसानी से कर लिया हमने। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ए और बी यहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है ए ले लूँ मैं यहाँ पे और मैं क्या करूँ, बी यहाँ पे ले लूँ, बी क्या करूँ, यहाँ पे ले लूँ। तो अब तो यूँ होगा, अब तो डायरेक्शन ऐसी होगी ना, टेढ़ा हो गया। कितना टेढ़ा हो गया, तो मान लो थीटा डिग्री टेढ़ा हो गया, है ना। तो अपन क्या करें, अब ये देखते हैं कि अगर आपका जो विस्थापन है वो क्या हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पे हो तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए डालिए हेडिंग, यदि विस्थापन विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, कुछ इस तरह। ये तो आपका ई है और ये क्या है, विस्थापन है, मान लीजिए ए बिंदु, और ये क्या हो गया, बी बिंदु। तो ये विस्थापन क्या हो गया, डी आर हो गया, थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको समझा दूँ कि सपोज कीजिए मेरे पास ई है ये, तो इसके दो घटक निकलते हैं, अगर आपको ध्यान हो, एक क्षैतिज घटक होता है और एक क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है ना। तो इसका जो क्षैतिज घटक निकलता है वो क्या निकलता है, ई कोस थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक निकलता है वो क्या होता है, ई साइन थीटा। पहले कई बार निकाल चुके हैं और आपको ये चीज़ याद हो भी गई होगी। तो ये तो क्या होता है, ई कोस थीटा, और ये क्या होता है, ई साइन थीटा होता है। क्लियर।
अगर ये बातें क्लियर हैं तो चलिए पिछले वाले पे वापस आते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ये निकाल लिया था, निकाला था ना, ई बराबर क्या निकाला था, माइनस का डी वी बटा डी आर। ई जो निकला था माइनस का डी वी बटा डी आर निकला था। डी आर को इधर ले आए, जब डी आर को इधर लाएंगे तो इसको क्या करें, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट होके आएगा, ठीक है। इधर आ गया तो ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट खोलना तो आता ही है आपको भाई, अपने को ये तो आता ही है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है अपने पास, ये होता है ए बी कोस थीटा। क्या होता है अपने पास, ए बी कोस थीटा होता है। तो इसको खोल दिया मैंने, तो ई डी आर कोस थीटा बराबर आ गया माइनस का डी वी, ठीक है। ई डी आर कोस थीटा बराबर माइनस का डी वी। डी आर को वापस दे दो उधर, डी आर को क्या करें, वापस उधर दें, तो ये आ गया अपने पास ई कोस थीटा बराबर माइनस का डी वी बटे डी आर। ई कोस थीटा क्या आ गया, माइनस का डी वी बटे डी आर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया, कौन सी दिशा हो गई, इसकी क्षैतिज दिशा हो गई। ई कोस थीटा मतलब वो ये ई है वैसे तो, लेकिन क्या बोलेंगे हम, ई कोस थीटा का मतलब ई की क्षैतिज दिशा। ई की क्या हो गई, क्षैतिज दिशा, तो फाइनली ये ई की क्षैतिज दिशा है। अगर मैं इसको ई को क्या करूँ, ये क्षैतिज दिशा एक्स में लूँ तो क्या होगा, तो एक्स में लिखने का तरीका ये होता है। इसको अगर एक्स में लिखना चाहते हैं, ये तो आर में लिखा हुआ है, एक्स में लिखना चाहें तो ई एक्स बराबर लिखेंगे माइनस का डेल वी बटा डेल एक्स। वाई की दिशा में लिखना चाहते हैं तो हो जाएगा अपने पास ई वाई बराबर हो जाएगा माइनस का डेल वी बटा डेल वाई। और ऐसे ही यदि मैं जेड की दिशा में लिखना चाहता हूँ तो ई जेड बराबर हो जाएगा माइनस का डेल वी बटा डेल जेड, ठीक है। और ये अपने को पता होना चाहिए, आपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है इसके बारे में, वेक्टर वाले में बताया हुआ है आपको, और नहीं बताया हुआ तो वापस सुन लें इसको, कि जो ई वेक्टर होता है वो होता है ई एक्स आई केप प्लस ई वाई जे केप प्लस ई जेड के केप। भाई अपन ने कक्षा 11 में ये पढ़ा था कि जो अपना ए वेक्टर होता है वो क्या होता है, क्या होता है, ए वन आई केप बताया हुआ था आपको, ए वन आई केप, ए टू जे केप है ना, और ए थ्री के केप। और या फिर इस तरह अपन ने पढ़ा होगा ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप और प्लस ए जेड के केप। इस तरह हमने कक्षा 11 में दोनों में से किसी एक को पढ़ा है हमने, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए, है ना। तो ई वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, ई एक्स आई केप प्लस ई वाई जे केप प्लस ई जेड के केप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ई को ऐसे लिख सकते हैं तो आपके पास क्या हो गया, वहाँ पे क्या करें, ई एक्स ई वाई और ई जेड का मान रख दें। ये जो आया हुआ है ना अपने पास, इनका हम क्या करें, मान रख देते हैं, और इनका मान रखोगे तो ये बन जाएगा ई वेक्टर बराबर माइनस डेल वी बटा डेल एक्स आई केप प्लस डेल वी बटा डेल वाई जे केप प्लस डेल वी बटा डेल जेड के केप। और यहाँ से क्या करेंगे, सबका वी बाहर निकालेंगे, हम सबका वी बाहर निकालेंगे, तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, ई बराबर माइनस क्या हो गया, सबका निकाला तो डेल डेल एक्स आई केप प्लस डेल डेल वाई कितना जे केप और प्लस डेल डेल जेड, ये कितना आ जाएगा अपने पास, के केप आ जाएगा, ठीक है। और बाहर क्या निकाल रखा है हमने बाहर निकाल रखा है क्या, v। हमने इसके बाहर सबके क्या निकाल रखा है, v। और ये देखिए बताया था ये क्या था, डेल के बराबर था, संकारक के बराबर था, है ना। तो इसको अपन ने ले लिया, तो इसको यूँ लिख सकते हो डेल v। भाई ये जो अंदर वाला पार्ट है वो किसके बराबर है, डेल के बराबर है, उल्टा त्रिभुज जो बना हुआ है ना उसके बराबर है, तो इसको डेल वी लिख सकते हो, या फिर आप ग्रेडियंट v भी बोल सकते हो। ई वेक्टर बराबर माइनस का ग्रेडियंट v, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, विभव प्रवणता भी बोल सकते हैं, माइनस का विभव प्रवणता भी बोल सकते हैं। अब बताइए माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, माइनस का चिन्ह उसी चीज़ को दिखा रहा है, ई की दिशा बता रहा है कि जिधर विभव कम होगा उधर ई जाएगा, ठीक है। उच्च से निम्न की ओर जा रहा है, ये माइनस का चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, ये जो माइनस है ना ये इसी बात को इंगित करता है। समझ गए बच्चों। तो ये डेरिवेशंस आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी में छोटा सा ही डेरिवेशन दिया हुआ है, कहाँ तक, अपनी जो एनसीईआरटी बुक है वहाँ पे तो बस इतना ही बताया हुआ है, ये भी नहीं बताया, यहाँ तक ही बताया हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कंपटीशन एग्जाम वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए भी जानना जरूरी है। भाई ज्ञान में वृद्धि तो होनी चाहिए ना, तो ये भी आना चाहिए अपने को, ये सारी चीज़ें। और फाइनली अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपको फाइनली ये कहूँगा कि ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। कौन सा,
ये जो बना है ना अपने पास, ये फॉर्मूला अपने को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ई वेक्टर बराबर होता है माइनस डेल वी डेल एक्स आई केप प्लस डेल वी डेल वाई जे केप प्लस डेल वी डेल जेड के केप। जरूर आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अवकलन है कि क्या है, ये क्या है डेल डेल एक्स, तो ये होता है आंशिक अवकलन। ये क्या होता है, आंशिक अवकलन होता है, पार्शियल होता है। तो इसको समझने के लिए, इस बात को क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहाँ पे ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। देखें एग्जाम्पल, तो चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। मेरे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए पढ़िए इस एग्जाम्पल को कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को वी एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, एक्स वाई जेड के टर्म में है। क्या कह रहा है, कितना 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz से निरूपित किया जाता है। v का मान क्या दे दिया, v का मान दे दिया हमें 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। ठीक है, v क्या है, वोल्ट में है, और xyz किस में है, मीटर में है। जो v है उसकी इकाई किस में है, वोल्ट में है, और xyz जो प्लॉटिंग की गई है वो किस में की गई है, मीटर में कर रखी है। और हमें क्या करना है, बिंदु, एक बिंदु दे रखा है 111 1 1 1 1 1 का मतलब x का मान 1, y का मान 1 लेना है और z का मान 1 लेना है। समझ गए, 1 1 1 3D में ये बिंदु लिया हुआ है। क्लियर है, 3D में अपन ने क्या क्या रखा है, ये एक बिंदु ले रखा है। यहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए एक्स वाई जेड में, तो आपको क्या करना है, ग्रेडियंट वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि ई वेक्टर बराबर क्या होता है, माइनस का डेल वी, फॉर्मूला रख देंगे। ये फॉर्मूला हो गया अपने पास, ये भी आपको बता ही दिया था, ये सूत्र आपको मैंने कहा था याद रखना है, ये रख दिया। अब देखो यहाँ पे एक एक चीज़ निकालेंगे कि डेल वी डेल एक्स क्या होगा। डेल वी डेल एक्स का मतलब होता है बच्चों, जो v दिया गया उसमें x का तो क्या करना है, अवकलन करना है। x क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा, चर हो जाएगा। x के अलावा जो बचेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, अचर हो जाएंगे। x के अतिरिक्त जो बचेगा वो सब के सब क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। कांस्टेंट मानते हुए उससे ट्रीट करना है, समझ गए। तो एक करके बता रहा हूँ, मेरे पास है v बराबर ये, ठीक है, अपने पास क्या है, v बराबर है 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। अब मैं क्या करूंगा, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करूंगा। क्या करूंगा, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने का मतलब ये 6x का कितना होगा, 6x का कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये अपन ने 6x का 6 कर लिया। ये है 8xy, तो y को कांस्टेंट मानो, 8 तो होता ही है कांस्टेंट, 8y हट गया, बाहर निकल गया। x का फिर से करूंगा, कितना होगा, 1 होगा। तो 8xy का कितना हो गया, 8y हो गया। इसका अवकलन कितना हो गया, 8y। अब ये देखिए, ये कांस्टेंट है क्योंकि y का टर्म आया, x का टर्म नहीं है, और ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो वो सारे क्या हो गए, जीरो हो गए, वो सारे क्या हो गए, जीरो हो गए। तो मेरे पास डेल वी डेल एस कितना आया, 6 माइनस 8y आया। कितना आ गया, 6 माइनस 8y। समझ गए होंगे बात को भाई, मैंने क्या किया, अगर नहीं समझा तो देखिए, ये मेरे पास v है, v मेरे पास कितना है, 6x माइनस 8xy माइनस 8y और क्या है, प्लस का 6yz। अब मुझे इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष। तो देखिए इसका करिए, ये तो 6 तो निकल जाएगा बाहर, x का कितना होता है, 1 होता है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, माइनस 8y बाहर निकाल दूंगा क्योंकि x के अलावा जो भी है उसको क्या मानूंगा मैं, कांस्टेंट मानूंगा। 8y मैंने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा आपके पास, तो आप कहोगे अंदर तो केवल x बचा, और x का अवकलन कितना होता है, x का अवकलन 1 होता है, 1 रख दिया। आगे देखिए ये पूरा का पूरा y है, तो ये कांस्टेंट है, और अगले में y और z है, तो वो भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, x को मानना है, बाकी को कांस्टेंट मानना है, तो इसलिए अपने पास क्या आ गया, 6 माइनस 8y हो गया। ऐसा कैसे आप क्या करें, y के सापेक्ष कर लें, डेल v बटा डेल y, v का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पे। तो देखिए क्या होगा, ये कांस्टेंट आपका 0 हो गया, इसमें क्या होगा, 8x कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। y का करूँगा कितना होगा, 1 हो जाएगा, भाई इसका तो 0 हो गया, इसका क्या हो गया, 1 हो गया। 8y का करोगे कितना होगा, माइनस का 8 होगा, समझ रहे हो। और इसका क्या हो गया, 6yz है, y है इसके पास, तो y का 1 होता है, तो इसका कितना हो गया, 6z हो गया। ठीक है, इसका कितना हुआ था, इसका 1 हो गया था, तो ये माइनस का 8x बना था। ठीक है,
तो फाइनली अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ गया माइनस का 8x, माइनस का 8 और प्लस का 6z। ये मेरा क्या हो गया, y के सापेक्ष हो गया। किसके सापेक्ष हुआ, y के सापेक्ष। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, z के सापेक्ष करना है। अब मुझे क्या करना है, z के सापेक्ष करना है। तो z वालों को तो करूंगा, बाकी को क्या करूंगा, कांस्टेंट मानूंगा। तो यहां देखिए इसमें z आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो इसका कितना हो गया, इसका हो गया 0। इसमें भी z नहीं आ रहा, इसलिए इसका भी क्या हो गया 0। इसमें भी z नहीं आ रहा, इसका भी क्या हो गया 0। तो फाइनली इसमें आ रहा है, तो इसका 6y तो कॉमन आ गया और z का 1 हो गया। तो इसका जो कर रहा हूँ कितना आ रहा है, 6y आ रहा है। इसका कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 6y आ रहा है। तो अब अपने पास क्या है, तीनों आ गए, तीनों आ गए भाई। x के सापेक्ष आ गया, x के सापेक्ष कितना आया था, अभी हमने देखा था 6 माइनस 8y आया था। y के सापेक्ष किया तो कितना आ गया, माइनस 8x माइनस 8 प्लस 6z आ गया। और z के सापेक्ष किया तो कितना आ गया, 6y आ गया। बस आपका काम समाप्त। आप क्या करेंगे, e बराबर लिख देंगे। e बराबर क्या होगा, तीनों को जोड़ के लिख देंगे, बताया था ना, ई एक्स आई केप, ई वाई जे केप और ई जेड के केप, है ना। तो ये आ गया अपने पास, ये पहला वाला, ये दूसरा, ये तीसरा। इसके आई, उसके जे और उसके क्या करना है, के लगाना है। क्लियर यहाँ तक। फिर देखिए प्रश्न में आपको कहा था बिंदु 1 1 1, मतलब क्या था, इसका मतलब था कि x का मान भी मुझे 1 लेना है, y का मान भी क्या करना है 1 लेना है, और z का मान भी क्या करना है 1 लेना है। यहाँ पे x का मान 1 रख देंगे, y का मान 1 रख देंगे और z का मान 1 रख देंगे। यहाँ पे 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8, हो जाएगा 6 माइनस 8। इसमें रखिए तो ये हो गया माइनस 8, वो माइनस 8 है ही, और 6z हो जाएगा, इसका मान 1 रख दिया। उसमें भी मैंने 1 रख दिया, तो ये कितना हो गया, 6k हो गया। सरल कर सकते हो, सरल करोगे 6 में से 8 गया, ध्यान देना 6 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2 नहीं बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 2। ठीक है, ये देखिए माइनस 8 और माइनस 8 कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया, एक जैसा चिन्ह है। तो माइनस का 16, ये तो कितना हो गया अपने पास, माइनस का 16, और ये प्लस का 6, तो माइनस का 16 और प्लस का 6 कितना होगा, माइनस का 10 आएगा। और लास्ट में क्या है अपने पास, 6 बचा हुआ है, ये 6 के। तो ये अपने पास आ गया ई वेक्टर बराबर, बाहर माइनस लग रहा है, माइनस 2i माइनस 10j प्लस का 6k। चाहें तो आप माइनस को हटा भी सकते हैं, माइनस को अंदर ले जाएं, और जब आप अंदर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या होगा जब अंदर लेके जाओगे, ये तो क्या हो गया प्लस का, भाई ये माइनस अंदर आएगा, ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो ई मेरे पास फाइनली आ गया 2i प्लस 10j माइनस का 6k। यूनिट लिख दें, या आप यूनिट लिख सकते हैं v/m। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अगर मुझे इसका परिमाण चाहिए, मुझे क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, तो ये अपने को पता है, देखिए नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अगर a बराबर आपके पास a1 i केप और a2 j केप और a3 k केप है ना, तो इसका जो परिमाण निकालते हैं, परिमाण क्या होता है, ये a1 a2 a3 घटक होते हैं x y और z के। तो इनका क्या करेंगे आप, स्क्वायर लेंगे, ये होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और प्लस क्या होगा a3 स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, तीनों का वर्ग करके जोड़ के उसका क्या करते हैं हम, वर्गमूल लेते हैं। तो यहाँ भी यही करना है आपको, किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कितना 4, फिर 10 का स्क्वायर कितना 100, माइनस 6 का स्क्वायर, ध्यान रखना माइनस 6 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का ही आएगा 36, माइनस का 36 नहीं करना अपने को, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो माइनस 6 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का कितना हो गया 36, जोड़ूंगा तो ये आ गया अंडर रूट 140, अंडर रूट कितना हो गया 140। इस अंडर रूट 140 को आप यूँ लिख सकते हैं 4 गुणा 35, क्या लिख सकते हैं इसे, 4 गुणा 35 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 लिख सकते हैं। अब जो 4 का वर्गमूल होता है वो 2 होता है और 35 का होता नहीं है, इसलिए अपन ने क्या किया, उसको वर्गमूल में रहने दिया। तो मेरा उत्तर ये, इसका परिमाण है ई, सामान्य भाषा में अगर मैं ई कहूँ तो ई मेरा कितना आ गया 2 अंडर रूट 35 आ गया, और इसको इकाई बता दें वोल्ट बटा मीटर, ये इकाई हम बता सकते हैं। समझ गए होंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में भी पूछ लें, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में तो पूछ ही लेते हैं, तो हल करना भी आना चाहिए, आगे भी ये चीज़ काम में आएगी। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही।
आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।